हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। सो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन मेथड दैट इज़ उत्पाद विधि का यूज़ करके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने पिछले वाली वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करवाया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व करे थे। सो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों को इनकम मेथड का पूरा मेथड, उसका रूल फॉलोज सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी। प्लस हम साथ में न्यूमेरिकल को भी देखेंगे कि बेसिकली न्यूमेरिकल में हम वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट आउट करते हैं। सो बच्चों, अगर हम आय विधि के फॉर्मूले की बात करें तो इसका अंदर पहला रूल ये होता है कि जो उसका कंपोनेंट है वो NDP एट FC है। आय विधि का इनकम मेथड का जो कंपोनेंट है वो NDP एट FC है। सो आप लोगों को कंपोनेंट पता होने बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट मेथड से निकल के कौन सा कंपोनेंट आएगा, आय विधि से निकल के कौन सा कंपोनेंट आएगा, और एक्सपेंडिचर विधि से दैट इज़ व्यय विधि, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे, उससे निकल कर के कौन सा कंपोनेंट आएगा। सो बच्चों, बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि मैं आय विधि से NDP एट F से निकालूंगी और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में मुझे कंपोनेंट बोला होगा फाइंड आउट करने के लिए, मैं उसमें कन्वर्जन करके NDP एट FC या जो भी मुझे कंपोनेंट बोला है मैं उसे ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर लूँगी। सो इसमें पहला पॉइंट याद रखने वाला ये है कि इसका कंपोनेंट NDP एट FC होता है और हम इसे घरेलू आय कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। सो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि इसके फॉर्मूले में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो बच्चों, यहाँ से वर्गीकरण बताया गया है कि हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं आय विधि में। सो सबसे पहले इसका मतलब होगा कि इनकम को हम किस किस तरह बनाए जा सकती है कि हमें इनकम प्राप्त हो। बेसिकली हम उसे इनकम मेथड आय विधि कहते हैं। सो फर्स्ट वाला अगर हम पढ़े तो इसमें शामिल किया जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, डेट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में क्या शामिल करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस, डेट इज प्रचालन अधिशेष। और तीसरे में हम क्या शामिल करते हैं? तो बच्चों, हम तीसरे में शामिल करते हैं मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। सो यहाँ से टोटल 3 पॉइंट हुए हैं। पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा प्रचालन अधिशेष और तीसरा मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। सो अब हम यहाँ बात करते हैं इसके सब पार्ट्स की। सो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या? सो कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है तो आप लोगों को इसके 3 सब पार्ट को ढूंढना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जहाँ आप लोगों को न्यूमेरिकल में कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा होगा, जब आप लोग इसके 3 पार्ट को ढूंढोगे। फर्स्ट वाला क्या है? नकद मजदूरी तथा वेज, डेट इज़ वेज एंड सैलरीज इन कैश। बेसिकली जो भी मजदूर काम करेंगे उनको मिलने वाले वेजेस, उनको मिलने वाली सैलरी इन टर्म ऑफ मनी या मुद्रा के रूप में। सो दूसरा पॉइंट, किस्म के रूप में भुगतान। दूसरा पार्ट क्या है? पेमेंट इन काइंड क्या है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरी कंपनी में श्रमिक लगे हुए हैं और उनको मैंने जो भुगतान है, पेमेंट उन्हें मैंने पैसों में नहीं की। उनसे मैंने बोल दिया कि ये मेरी स्कूटी, बाइक, कार रखी हुई है, सो मैं आपको पेमेंट उसमें कर रही हूँ या उसके रूप में कर रही हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? किस्म के रूप में भुगतान। और तीसरा वाला है सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। अब ये पॉइंट क्या है बच्चों? अब इस पॉइंट का मतलब होगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारी सोशल सोसाइटी में कितना है। लाइक जैसे कि फंड हो गया। अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? सोशल के अंदर, समाज के अंदर फंड करते हैं या पैसों से रिलेटेड मदद करते हैं। सो बेसिकली वो है सामाजिक सुरक्षा। एंड लास्ट वाला जो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वो है सेवानिवृत्त पेंशन। अब यह पेंशन का मतलब ओल्ड एज पेंशन से नहीं है। यहाँ इसका मतलब होगा जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको दी गई पेंशन से।
सो बच्चों, अगर आप लोगों को रूल पता नहीं होगा तब तक आप लोग न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उसमें भी 4 पार्ट है नकद मजदूरी, दूसरा किस्म के रूप में भुगतान, तीसरा सामाजिक सुरक्षा और चौथा सेवानिवृत्त पेंशन। अब आप लोग यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को यहाँ कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा होगा, यहाँ मैं नहीं दे रखे की बात कर रही हूँ, तो आप लोग इसके ही 4 सब पार्ट्स को न्यूमेरिकल में ढूंढोगे और एक एक करके ऐड करते जाओगे। और दूसरी बार कि जब आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा होगा, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ जब दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो तब आप लोगों को इसके सब पार्ट्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो ये रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं कि जब तक आप लोगों को रूल्स पता नहीं होंगे तो तब तक आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत आएगा। सो आई होप फर्स्ट वाला आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर हम इसके सेकंड की बात करें, डैट इज़ प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये क्या है बच्चों? सो बेसिकली इसके अंदर जो भी संपत्ति होती है, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, उद्यमशीलता से प्राप्त आय को इसमें शामिल किया जाता है। जो भी हमारी संपत्ति होगी, मेरे कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई मेरी बिजनेस हो सकती है, तो उससे प्राप्त आय को हम प्रचालन अधिशेष में ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल करते हैं। सो अगर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल में प्रचालन अधिशेष दे रखा होगा, अब मैं यहाँ दे रखा होगा की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। सो उसके अंदर मैं लगान, ब्याज और लाभ को ऐड नहीं करूँगी अगर मुझे प्रचालन अधिशेष दे रखा है तो। बट अगर मुझे न्यूमेरिकल में प्रचालन अधिशेष नहीं दे रखा है, अब मैं यहाँ नहीं दे रखे की बात कर रही हूँ, तो हम इसके सब पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। और वो सब पार्ट्स कौन से हैं? लगान, जिसे हम किराया भी कहते हैं। जैसे मैंने एक मकान रेंट पे दे रखा है, उससे मुझे किराया प्राप्त होता है। ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है हमें। और लाभ, प्रॉफिट। अब बेसिकली प्रॉफिट को यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सो सेकंड पॉइंट का भी रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस जब दे रखा होगा तो हम इन पार्ट्स को नहीं लेंगे, और जब नहीं दे रखा होगा तो इन पार्ट्स को हम लेंगे। आप लोग ये पॉइंट कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल ख़राब ना हो। सो बच्चों, लाभ को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? लाभ को यहाँ 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो वो है लाभांश। ये लाभांश क्या होगा? ऐसा लाभ मीन्स कि मेरी कंपनी ने लाभ कमाया और उस लाभ को हमने सब में डिवाइड कर दिया, उससे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कहेंगे, वितरित लाभ। की ऐसा लाभ जिसे हमने, मेरी कंपनी ने लाभ कमाया लाखों करोड़ रुपए का और उसको हमने आपस में बांट लिया, तो वो क्या कहलाएगा? लाभांश, डिविडेंड। सेकंड वाला, अब सेकंड वाला और थर्ड वाला ध्यान से समझना है। सेकंड वाला निगम कर, कोऑपरेटिव, और तीसरा वाला अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरी कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया। सो इस प्रॉफिट को मैं 3 भाग में डिवाइड करूँगी। कितने भाग में डिवाइड करूँगी मैं? से 3 भाग में। सो पहला पार्ट तो मुझे इसका लाभ का भाग गवर्नमेंट को देना ही देना होगा, ये कंपलसरी कि मुझे सरकार को देना ही देना है। और दूसरा भाग इसका मैं लोगों में बांट दूँगी। और तीसरा पार्ट मैं इसका अपने पास रख लूँगी रिटेन करके, क्योंकि मुझे फ्यूचर के लिए भी तो रखना होगा। मतलब हो सकता है मैं आगे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँ या मैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूँ, तो उसे मैंने रिटेन करके अलग से रख दिया। सो यहाँ जो ये भाग मैंने प्रॉफिट का सरकार को दिया उसे हम कहते हैं निगम लाभ कर। क्या कहते हैं उसे? कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो लाभ हम सरकार में या हम सरकार को दे देते हैं। और जो भाग मैंने लोगों में बांटा है, जो लाभ मैंने लोगों में बांटा है, उसे हम क्या कहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट जो है वो रिटेन वाला पार्ट है। अब रिटेन वाला पार्ट क्या होगा? अवितरित लाभ, जिसे मैंने नहीं बांटा है, अपने पास रख लिया है।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बेसिकली जो हम गवर्नमेंट को देंगे वो निगम करे, जो हम लोगों में बांटेंगे वो डिविडेंड है कि मैंने लाभ बांट दिया, जो मैं रिटर्न रखे रखूँगी फ्यूचर के लिए वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अवितरित प्रधारित लाभ है। सो आई होप आप लोगों को लाभांश के ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनो कि अगर ये पेपर में मुझे न्यूमेरिकल में अगर लाभ दे रखा है, अगर मुझे लाभ लिखा हुआ दे रखा है तो मैं इसके सब पार्ट्स को नहीं लूँगी। ध्यान से सुनना है, अगर मुझे लाभ दे रखा है तो मैं इसके सब पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करूँगी। बट अगर मुझे लाभ नहीं दे रखा तो मैं इसके सब पार्ट्स को इंक्लूड करूँगी। सो ये सारे पॉइंट आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लो। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बिना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो बच्चों, अगर हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करें कि क्या शामिल किया जाता है, तो लास्ट वाला है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। सो बेसिकली अब ये क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति जो लेबर्स का, लैंड का, अपनी मनी का और अपने प्रॉफिट का यूज़ करके वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं। यस ऑब्वियसली, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग किसी कंपनी को खोलने जा रहे हो और आप वस्तु और सेवाओं को बिना इन्वेस्टमेंट के करो, बिना लेबर के करो, बिना कैपिटल गुड्स के करो कि आपके पास मशीनरी नहीं है। नो, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास लेबर होनी चाहिए, श्रमिक होने चाहिए आपके पास, आप खुद के ऑनर हो सकते हो। सो बेसिकली इनके बदले इनको क्या दिया जाता है, जो मज़दूर काम करेंगे उन्हें उनकी मजदूरी दी जाएगी। पूंजी के बदले क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। सॉरी, भूमि के बदले क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा, बेसिकली किराया। और पूंजी के बदले क्या दिया जाएगा, ब्याज। और जो ऑनर होगा उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट, लाभ। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आय विधि के बेसिकली इनकम मेथड के क्या क्या रूल हैं। सो अब आप लोग 2 से 3-4 मिनट लेकर के सब कुछ रिवाइज कर लो कि आप लोगों के टिप्स पर लर्न हो जाए। देन फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, हर एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें फार्मूला लर्न नहीं होता बट फिर भी वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। बट ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी। आप 3 से 4 मिनट लो, चाहे आप 5 मिनट लो, आप लोग वीडियो को बाद में देख लेना, बट आप लोग पहले से रिवाइज कर लो, अपने टिप्स पर लर्न कर लो सारे रूल्स को। सो हम इसके स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कि किस तरीके से वैल्यू को हम पुट आउट करते हैं। सो यहाँ से हमारे शुरू होते हैं न्यूमेरिकल। सो बच्चों, बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले रूल पता होने चाहिए। तो इसने बोला है कि हमें ज्ञात करना है NNP एट MP। क्या फाइंड आउट करना है, NNP एट MP। सो मुझे यहाँ पता है कि इनकम मेथड से क्या फाइंड आउट होता। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी कि अब मुझे यहाँ फार्मूला पता है इनकम मेथड का, तो यहाँ मैंने लिख लिया है NDP एट FC। बट आप लोगों को पहले यहाँ लिखना है कि आय विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, उन्हें एग्जामिनर आप लोगों के मार्क्स कट कर सकता है। सो बेसिकली सबसे पहले फॉर्मूले में हमारे क्या आता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो मैं सबसे पहले ये वैल्यू लिखूँगी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर मुझे कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा तो मैं इसके सब पॉइंट्स लिखती जो मैंने अभी आप लोगों को लर्न कराए थे। बट यहाँ मुझे दे रखा है तो यहाँ मैं इसके सब पॉइंट्स नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लेती हूँ 800। बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को फुल लिखना है। सो अब मुझे फॉर्मूले का याद है कि उसके बाद था ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। क्या प्रचालन अधिशेष यहाँ दे रखा है, नो यहाँ नहीं दे रखा, बट मुझे उसके सब पार्ट्स पता है, लगान जिसे हम किराया भी कहते हैं। तो पहला मुझे ये मिल गया ऑपरेटिंग का, और दूसरा क्या आता है उसके अंदर, ब्याज। दूसरा मुझे यहाँ पर ये मिल गया, और इसके साथ हम यहाँ पर रॉयल्टी को भी लेंगे।
आप लोगों को यह पॉइंट ध्यान रखना है कि हम प्रचालन अधिशेष में किराए को इंक्लूड करते हैं, रॉयल्टी को भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि रॉयल्टी से ही हमें किराया मिलता है और ये क्या है, एक किराए का टाइप है। जैसे मैंने कोई संपत्ति दे रखी है तो उससे मिलने वाला किराया। तो आप लोग इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करोगे। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को नॉलेज वाले पता होने चाहिए। और तीसरा मैं इसमें इंक्लूड करूँगी ब्याज, जो प्रचालन अधिशेष में शामिल होता है। बट अगर मुझे यहाँ प्रचालन अधिशेष दे रखा होता तो मैं इसके ये 3 सब पार्ट्स नहीं लेती, बट अभी नहीं दे रखा तो हम इसके सम पार्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। सो मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ मुझे रेंट की किराए की वैल्यू दे रखी है 300, तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया। और देखते हैं, और मुझे यहाँ दे रखा है रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी भी किराए का है पार्ट है, तो उसे मैंने ले लिया। और क्या दे रखा है मुझे, ब्याज, जो ऑब्वियसली प्रचालन अधिशेष में शामिल होता है, तो मैंने 400 रुपये लिख लिए। सो मुझे फॉर्मूले का याद है कि इसके बाद हम लगाते हैं लाभ। क्या आप मुझे लाभ दे रखा है यहाँ पर, नो, लाभ मुझे यहाँ नहीं दे रखा। तो अब मैं इसके सब पार्ट्स ढूंढूंगी। लाभ के सब पार्ट्स क्या आते हैं, लाभांश, निगम लाभ कर और अनडिस्ट्रॉयबल लाभ, दैट इज़ वितरित लाभ। तो अब हम ढूंढते हैं कि मुझे बेसिकली लाभ यहाँ कहीं नहीं दे रखा, बट अब ऐसा नहीं कि मैं उसे ज़ीरो ले लूँगी। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको ज़ीरो ले लेते हैं। बट अब हम इसके सब पार्ट्स को ढूंढेंगे। सो पहला वाला ये रहा अवितरित लाभ, जो लाभ का भाग होता है। सो यहाँ मैंने लिख लिया +20। एंड कौन कौन सा इसका पार्ट होता है, नेक्स्ट वाला, यस, लाभांश। लाभांश भी लाभ में आता है। इसके 3 सब पार्ट्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ मैंने लिख लिया इसकी वैल्यू को 100। एंड लास्ट वाला जो होगा बेसिकली निगम लाभ कर। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पर निगम लाभ कर। सो ऑब्वियसली ये मैं तभी सॉल्व कर पा रही हूँ कि मुझे पता है कि लाभ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लाभांश में तो मैंने लाभांश ले लिया, और इसके साथ साथ अवितरित लाभ भी लाभ में डिवाइड किया गया है, तो मैंने उसको भी ले लिया। एंड निगम लाभ कर भी मुझे पता है कि वो लाभ में आता है। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लाभ नहीं दे रखा, तो मुझे उसके सब पार्ट्स लेने होंगे 3, लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ। सो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है +50 निगम कर की। एंड लास्ट वाला फॉर्मूले का क्या था, मिश्रित है, मिक्स्ड इनकम। क्या अब मुझे यहाँ मिश्रित इनकम गिवन है, नो, यहाँ मुझे मिश्रित इनकम नहीं दे रखी है, तो मैं इसको मान लेती हूँ 0। अब हम इन सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। सो यहाँ 800 और 300 मीन्स कि 340 और 400 800 +20 करना है +100, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आएगी यहाँ 1700, 1 2 400 एंड 500, ओके 1710, 1710। बट अभी मैंने यहाँ पर NDP@FC निकाला है, बट अभी उसने मुझे फॉर्मूले में क्या बोला है कि फाइंड आउट क्या करना है, NNP@MP। सो अब मैं वही वाला रूल फॉलो करूँगी, मैं वैल्यूज़ का कन्वर्जन आपस में कर दूँगी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया NNP@MP, जो मुझे फाइंड आउट करना है, और मैंने फाइंड आउट क्या कर लिया, NDP@FC। बस अब इसे कन्वर्जन करेंगे और फाइनली NNP@MP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एन से एन यहाँ सेम रहेगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा +NFIA, P से P सेम रहेगा। अब FC से MP जाने के लिए क्या करना पड़ता है, +NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो NDP@FC की वैल्यू निकल गई 1710 +NFIA। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ढूंढते हैं, क्या दे रखी है न्यूमेरिकल में, यस, यहाँ गिवन है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय -10। सो मैं इसकी वैल्यू पुट आउट कर लेती हूँ कि -10 +NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ढूंढते हैं, ये लिखा हुआ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 60, तो मैंने यहाँ 60 लिख लिया। तो अब इसे सॉल्व आउट करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस। सो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, 1760। सो ये निकल गया इसका आंसर। देन फाइनली हमने NNP@MP को फाइंड आउट कर लिया है। सो इस तरीके से काफ़ी इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बट अगर हम लोगों को फार्मूलाज लर्न है, सो ये न्यूमेरिकल सिर्फ 1-2 मिनट के होते हैं। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
सो बच्चों इसी तरह हम इसके सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। सो बच्चों अब आप लोग इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करो। आप 3 से 4 मिनट ले लो और आप लोग खुद फाइंड आउट करो। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लो ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर पाओ। तो उसने बोला है कि NNP@FC फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता है कि बेसिकली इनकम मेथड में क्या फाइंड आउट होता है, NDP@FC। तो सबसे पहले मैंने वही लिख लिया, NDP@FC। अब उसके अंदर हम सब पार्ट्स लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। क्या कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है? यस गिवन है। सो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली 13,300। उसके बाद हम क्या शामिल करते हैं इसमें, प्रचालन अधिशेष। क्या मुझे प्रचलन अधिशेष इसमें गिवन है? यस मुझे यहाँ पर ये गिवन है। इसकी वैल्यू प्रचलन अधिशेष की डेट इज़ 5,000। तो मैंने इसकी वैल्यू भी लिख ली। अब मैं इनके सब पार्ट्स नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि ये वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी गिवन है। मुझे पूरा कंप्लीट कर्मचारियों का पारिश्रमिक गिवन है, मुझे पूरा कंप्लीट प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। तो मैं क्यों उसके सब पार्ट्स लूँ? सो अब नेक्स्ट वाला इसके अंदर क्या लेते हैं हम, मिश्रित आय। क्या मिश्रित आय मुझे इसमें गिवन है कहीं पर? यस मुझे यहाँ पर ये गिवन है मिश्रित आय। सो इसकी वैल्यू को भी मैंने यहाँ पुट आउट कर लिया। सो बेसिकली मुझे यहाँ सब कुछ गिवन था। सो इस तरीके के 1 या 2 मिनट के सारे क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आप लोगों को रूल्स और फॉर्मूले पता हैं। सो अब हम इसको करते हैं ऐड। सो इसको ऐड करने पर आएगा 34,400। तो बेसिकली अभी मैंने NDP@FC फाइंड आउट करा है, बट मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, NNP@FC। अब मेरे पास एक कंपोनेंट है तो उसमें कन्वर्ट करके उसको फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। पहले मैंने यहाँ लिख लिया है कि जो मुझे निकालना है, क्योंकि जो चीज़ हम निकालते हैं उसे हम LHS पे रखते हैं, NNP@FC। और मैंने दूसरा कंपोनेंट निकाला, कौन सा है, NDP@FC प्रोडक्शन इनकम मेथड से, NDP@FC। अब मैं इसमें चेंज करके इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो N से N सेम रहेगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, P से P सेम रहेगा, FC से FC भी यहाँ सेम रहेगा। सो इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 34,400 प्लस NFIA देखते हैं कितना है, ये रही इसकी वैल्यू, NDP@FC की वैल्यू जो भी मैंने ऊपर लिखी है, प्लस NFIA ढूंढते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यस यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है शुद्ध कारक आय। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है 16100। तो अब इसकी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। नो यहाँ पर प्लस NFI की वैल्यू दे रखी है, वो मिस्टेक हो गई, शुद्ध कारक आय ये है इसकी वैल्यू, उसके सामने 300 है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस का 300। तो मैंने प्लस का 300 लिख दिया NFI वैल्यू की वैल्यू को देखते हुए कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितने। तो शुद्ध कारक आय कितनी है, 300। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट आउट कर लिया। अब हम इसको प्लस करते हैं, 34,400 प्लस 300 डेट इज़ 4 और 3 7, तो 34,700 क्या निकला है यहाँ पर, NNP@FC जो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था। बट बच्चों आप लोगों को ये एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को फुल लिखना है NNP@FC प्लस NFI विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये सारे 2-2, 3-3 मिनट के सॉल्यूशन होते हैं, बट अगर आप लोगों को फार्मूला पता है, उसके रूल्स पता है कि क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। सो बच्चों अब हम लास्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब आप लोग कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा लो, अपनी बुक से उठा लो, NCERT से, सोल्यूशन वाला उठा लो, नॉन सोल्यूशन या जो आपके टीचर ने दी है। अब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा कि आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। सो अब हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा मैंने चेंज रखा है और बेसिकली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसने बोला है कि आपकी 12 में
प्रचालन प्रचालन अधिशेष को फाइंड आउट करना, ऑपरेटिंग सरप्लस को। ये थोड़ा डिफरेंट है, हट के है, बट अगर आप लोगों को रूल पता है तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचालन अधिशेष हम किस में इंक्लूड करते हैं। सो अगर मैं यह फॉर्मूला लिखूं कि NDP@FC, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सो पहला तो हम इसमें ये इंक्लूड करते हैं, और दूसरे में हम क्या इंक्लूड करते हैं, प्रचालन अधिशेष। क्या इंक्लूड किया जाता है दूसरे वाले में, प्रचालन अधिशेष। तो मैंने लिख लिया प्रचालन अधिशेष। एंड लास्ट वाले में हम क्या इंक्लूड करते हैं, मिश्रित आय। तो मैंने उसको भी यहाँ पर लिख लिया, मिश्रित आय। तो फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो बेसिकली अभी कितनी टर्म है, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। इन 4 में से मुझे 3 मिल जाए तो मैं इजली तरीके से NDP@FC फाइंड आउट कर लूँगी। सो बेसिकली अब मुझे यहाँ पर प्रचालन अधिशेष फाइंड आउट करना है। अब मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ कि मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रखी है। अब प्रचालन अधिशेष इसी फॉर्मूले में आता है। सो अब मुझे यहाँ पर दे क्या क्या रखा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की वैल्यू 800, तो मैंने इसकी वैल्यू को लिख लिया है यहाँ पर 800। देन उसके बाद मुझे प्रचालन अधिशेष, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस। ये हमें फाइंड आउट करना है, प्रचालन अधिशेष। उसके बाद देखते हैं क्या मुझे मिश्रित आय गिवन है। यस, मुझे मिश्रित आय यहाँ पर गिवन है 400, तो मैंने इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर लिख लिया, डैट इज़ 400। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ पर NDP@FC के साथ मुझे एक कंपोनेंट और मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख करके ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूँगी। बट अभी यहाँ मैं देखूँ तो मुझे इस कंपोनेंट के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं गिवन है, लेकिन मुझे यहाँ बिक्री दे रखी है। बिक्री याद है, मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन मेथड में सॉल्व आउट कराया था कि बिक्री हम सेल्स किस में लेते हैं, चेंज इन स्टॉक और मध्यवर्ती वस्तु। तो यस, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड कि इसे उत्पाद विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा, उत्पाद विधि द्वारा। तो अब मैंने यहाँ 2 फॉर्मूले को इमर्ज कर दिया कि मुझे पता है कि बिक्री वाला जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने उत्पाद विधि में पढ़ा था। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि अब मुझे उत्पाद विधि के कंपोनेंट पता है, GDP/MP होता है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी और इसको इसमें पुट आउट कर दूँगी। अब GDP/MP का फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक में परिवर्तन, एंड माइनस मध्यवर्ती वस्तु जिसे हम बोलते हैं IC, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, मध्यवर्ती वस्तु। बट आप लोगों को ये फुल लिखना है। तो हम बिक्री देखते हैं, बिक्री कितनी दे रखी है। सो बच्चों, अगर हम यहाँ बिक्री देखें तो बिक्री मुझे गिवन है यहाँ पर 4000, तो मैंने यहाँ बिक्री में लिख लिया 4000 प्लस एज इट इज़ रहा। क्या अब मुझे यहाँ चेंज इन स्टॉक गिवन है, स्टॉक में परिवर्तन। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड कोई टर्म नहीं दे रखी, तो मैं इसे एज्यूम करूँगी कि ये 0 है, माइनस एज इट इज़ रहा। अब हम यहाँ ढूंढते हैं मध्यवर्ती। सो मध्यवर्ती से रिलेटेड कोई टर्म गिवन है, यस, मुझे यहाँ पर गिवन है, ये रहा मध्यवर्ती उपभोग। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ कितना लिख लूँगी, 600। तो जो चीज़ आप लोगों को नहीं दे रखी आप लोग उसे 0 मानना। अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ GDP/MP की वैल्यू मेरी फाइंड आउट हो गई, 4000 माइनस 600 तो प्लस 0। सो इसकी वैल्यू यहाँ निकल गई 3400। तो मैंने GDP/MP निकाल लिया। सो अब मैं इसकी वैल्यू को क्या कर लूँगी, इसे यहाँ से कन्वर्ट कर लूँगी। सो मुझे फाइंड आउट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए। ऐसा मैंने ये सब ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ कंपोनेंट चाहिए था NDP/FC निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ बिक्री भी दे रखा है और यहाँ मध्यवर्ती उपभोग भी दे रखा है जो उत्पाद विधि में यूज़ होता है। सो मैंने उसका फॉर्मूला निकाल के यहाँ से GDP/MP फाइंड आउट कर लिया।
सो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अब जो मुझे फाइंड आउट करना है उससे मैंने LHS पे लिख लिया NDP एट FC, और जो वैल्यू निकाल ली है उससे मैंने RHS पे लिख दिया। अब ग्रोस नेट जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, P से P सेम रहेगा। MP से FC जाने के लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो GDP की एट MP की वैल्यू निकल चुकी है 3400 माइनस डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं मूल्यह्रास। सो मूल्यह्रास यहाँ पर दे रखा है, स्थिर पूंजी को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को 0 ले लेते हैं। नो, स्थिर पूंजी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो इसकी वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 200 माइनस एज इट इज। अब NIT ढूंढते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यस, यहाँ मुझे दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 500। सो इसकी वैल्यू को मैंने लिख लिया 500। तो फाइनल यहाँ से NDP एट FC फाइंड आउट हो गया। इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो 3400 माइनस 200 दैट इज़ 33, फिर माइनस 500, तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2700। अब यहाँ से मैंने एक कंपोनेंट निकाल लिया NDP एट FC। अब इसकी वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँगी, यहाँ NDP एट FC में। इसकी वैल्यू कितनी निकली यहाँ से 2700। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख लिया 2700, और ये सारी वैल्यू आ जाएंगी LHS से RHS जाने पर 800, और ये अधिशेष हमें फाइंड करना था, प्रचालन अधिशेष 8, 9, 10, 11, 12। तो माइनस प्लस की वैल्यू है, इधर जाने पर माइनस की हो गई। अब इसे माइनस करते हैं, 2700 माइनस 1200, तो डैट इज़ 1500 इसका आंसर। तो यहाँ से प्रचालन अधिशेष फाइंड आउट हो गया, प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस टाइप के हम न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो आप लोगों को इसमें क्या करना था, दो फॉर्मूले को इमर्ज करना था, क्योंकि अब मैंने यहाँ देखा कि मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि टोटल 4 थे, 1 2 3 4, अब किसी भी 3 की वैल्यू पता चल गई तो मैं LHS से RHS ले जा कर के फाइंड आउट कर लूँगी। बट मुझे यहाँ कंपोनेंट ही गिवन नहीं था, तो मैंने देखा कि यहाँ मुझे बिक्री दे रखी है और मध्यवर्ती उपभोग। देन तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ये मैंने उत्पाद विधि में पढ़ा है, तो मैंने फटाफट से यहाँ उत्पाद विधि का फॉर्मूला लगाया, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती वस्तु। सो उसको लेते हुए मैंने यहाँ से GDP एट MP निकाल ली और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया जो मुझे चाहिए NDP एट FC में। फिर फाइनली मैंने ये मुझे सारे कंपोनेंट मिल गए। बच्चा एक उसको LHS से RHS से ले जा कर के माइनस प्लस करके वैल्यू को निकाल लिया। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली हम न्यूमेरिकलों को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोग कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा लो, अपनी NCERT का उठा लो, कोई सा भी, अब आप लोग इसे बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, बेसिकली नेक्स्ट मेथड को, लास्ट मेथड जो हमारा बचता है, एक्सपेंडिचर मेथड VA विधि। सो जब तक के लिए गुड बाय।